हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सीटेट 2023 की सीरीज़ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उनमें से ईवीएस और हिंदी की अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप सभी वहां पर जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस एज इट इज़ उठकर चले आते हैं सीटेट में, ठीक है। तो अब आज हम लेकर आए हैं सीटेट 2014 का क्लास 6 to 8 का पेपर। इसमें से 1 to 5 का पेपर हमने पहले करा दिया है, आप सभी उसको देख सकते हैं। एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपनी जो भी फ्रेंड सर्कल है जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल किया है उनके साथ वीडियो को और चैनल को शेयर ज़रूर करिए, ओके, जिससे उनको भी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। तो अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो कौन सा, अब यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन जो है कि विकास और आयु। जीन पियाजे के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में बालक का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयु बढ़ रही है और विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर कम है विकास, फिर ऊपर से बढ़ता चला रहा है, यहाँ पे सरल लिखिए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है, उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर ये अनुमान लगाया है, ठीक है। तो जो व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो वो पहले एक छोटी सी सरल रेखा बनाना सीखता है, बाद में ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको बनाने लगता है, सर्कल, ये सारी चीज़ें बाद में बनाता है। तो सबसे पहले वो क्या बनाता है, एक सरल रेखा, उसी से जोड़ते हुए वो आगे की चीज़ें बनाना शुरू कर देता है, सीख लेता है। तो यहाँ पर ये बात की गई कि विकास भी इसी तरह से एक व्यवस्थित क्रम में होता है, ओके। अब हम बात करते हैं 3 क्वेश्चन की। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, ये नहीं है आपका। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। विकास के संबंध विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन सी है कि विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ओके। 4th की बात करते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, क्या निहित है, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, ठीक है। समाजीकरण में क्या होता है, अंतःक्रिया होती रहती है, तो अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत आपका राइट ऑप्शन है। अब हम 5th क्वेश्चन पर आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। क्या नहीं निकाला जा सकता, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ठीक है। पियाजे ने इस पर बल नहीं दिया है। पियाजे के सिद्धांत ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना है एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको अपने उस एज लिमिट के जो अनुभव होते हैं उनसे सीखता है, और जो अनुवांशिक होते हैं अनुभव मतलब अनुवांशिक होते हैं लक्षण, उनसे सीखता है, ठीक है। फिर वो आगे अपना विकास करता चला जाता है, ये पियाजे कहते हैं। 6 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो कोलबर्ग के लक्षण आपको बताने हैं कि कौन सा है। तो पहला है आपका चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमिक रूप से आने की ओर है। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो कौन सा लक्षण है कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, याद रखिएगा इसको आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। पूछ लेते हैं कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है। ऐसे भी सिर्फ सिंपल एक ही लाइन में क्वेश्चन आ जाता है तो पता होना चाहिए नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है। सीटेट में मोस्टली आपके 4 ऑप्शन आते हैं, फिर उनसे रिलेटेड ही आपको ABCD इस तरह से चूज़ करना होता है। तो आते हैं 7 क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं।
क्या ग्रहण करते रहते हैं? सामाजिक रचनात्मक। ठीक है कि सामाजिक और रचनात्मक जो होती है समस्याएं, वो जटिल कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक के छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है। 8th के देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। प्रगतिशील शिक्षा में आपको बच्चे को करके सीखना वाला रूल अपनाना है कि बच्चे खुद खोज करें, खुद करके सीखें, जिससे वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। ठीक है। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? पियाजे ने किसकी बात नहीं की है ये बोल रहे हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात पियाजे नहीं करते हैं। कौन करता है सामाजिक अंतःक्रिया की बात? वाइगॉत्स्की। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, सिद्धांत के नाम ज़रूर पता होने चाहिए, इसीलिए हम CDP क्विक शॉर्ट लेकर आए हैं जिसमें आपको सभी सिद्धांत के नाम याद कराए जा रहे हैं, तो उसको देखना ना भूलिएगा। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए हैं। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू = 100 तथा लैम्डा = 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना करनी है जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो इसका राइट ऑप्शन आप देख लीजिए 98% है। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी आप सिर्फ राइट आंसर ही देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है। ठीक है। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, जिसमें अलग अलग 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। संगीतज्ञ बुद्धि, गणितज्ञ बुद्धि। ठीक है। इस तरह से इन्होंने अलग बताई हैं। इन्होंने ये बोला है कि व्यक्ति के मस्तिष्क के एक भाग में अगर क्षति होती है तो केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को, क्योंकि वो उन्होंने बोला है ना कि 8 तरह की बुद्धि है भाई मस्तिष्क में, तो अगर संगीतज्ञ बुद्धि खत्म हो गई है तो उसकी गणितज्ञ बुद्धि जो है वो बनी है। ठीक है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, उन्होंने इस तरह से बोला है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? ए है। 12 क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? योग्यता व योग्यता की बात कर रहे हैं, तो विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर समावेशी कक्षा की भी बात हो रही है कि समावेशी कक्षा में क्या होता है, हर तरह के बच्चा आता है, तो अध्यापक क्या करता है कि अलग अलग शिक्षण विधियों को अपनाकर बच्चों को सिखाता है। ठीक है। 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है? याद रखिएगा ये बात कि रचनात्मक आकलन जो होता है वो कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। वह क्या है? अभी हमने बात की थी कि रचनात्मक आकलन कर रही है, क्योंकि संकल्पनात्मक और रचनात्मक आकलन एक होते हैं कभी कभी। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो ब्लूम की बात हो रही है। ब्लूम ने जो सिद्धांत दिया है उसके कितने क्षेत्र होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन सा? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। ठीक है। पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन देंगे, पूछ लेंगे इसमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है। ठीक है। 4 ऑप्शन देंगे, पूछ लेंगे इसमें से कौन सा क्षेत्र ब्लूम से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये यहाँ पर लिखा हुआ 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। ठीक है। तो ब्लूम ने क्या किया है? एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, ये मूल्यांकन से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? वंचित विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है। शिक्षक को छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मूल्यों में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। अब देखिए 17 है। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? अगर बच्चा
कुछ कार्य नहीं कर रहा है या हकला रहा है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे एक शिक्षक होते हुए आप उसको उस तरह के अवसर प्रोवाइड कराएंगे कि बच्चा उस कार्य को लगातार करे, जिससे क्या होगा कि उसकी जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो हकलाने के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रवर्धित वाक्य, ठीक है, की पद्धति का प्रयोग कर देर तक बोलना, लंबे समय तक उसको कहेंगे कि बोलो तुम, ठीक है, इतना भी नहीं, मतलब जितना हो सकता है बच्चे से तो उतना उसको बोलने के लिए कहेंगे, जिससे उसकी हकलाने की जो समस्या है उससे निपटा जा सके। अब हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है? तो किससे है ये? संग्रहित अधिगम से, ठीक है, संग्रथित अधिगम। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता, इस सब में क्या है? संग्रहित अधिगम जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं 19 की। एक समावेशी कक्षा वह है। समावेशी कक्षा कैसी होती है? जिसमें हर तरह का बच्चा होता है। तो अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करेंगे। भाई जब हर तरह का बच्चा होगा तो उनको अलग अलग जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, उनका यूज़ करना होगा, ठीक है। अब न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर लें कि पुस्तकें ही पढ़ें, केवल वर्ड से तो आप लोग बिल्कुल वो करिएगा कि केवल वर्ड जहाँ जहाँ भी लिखा हो तो वो बिल्कुल अवॉइड करिएगा उस ऑप्शन को लेने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? वो जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, जल्दी उन चीज़ों को समझ लेते हैं और अपने आगे का भी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो उनको क्या है, ऐसी ऐसी पुस्तक उनको देनी है, इस तरह की पुस्तक उनको देनी है जो उनके ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। बात करते हैं 21 की। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो विद्यालय क्यों छोड़ देते हैं बच्चे? विद्यालय में श्यामपट्ट तथा शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव लेना। बच्चा जो पढ़ना चाहेगा वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। अध्यापकों का समयोपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना ये बच्चों की टेंशन नहीं है। बच्चों की भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों को संवेदनशील ना होना। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? डी है यहाँ पर राइट ऑप्शन, कि अगर उनको उस तरह की पाठ्यचर्या नहीं मिल रही जैसा वो पढ़ना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि विद्यालय को छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताओं के बारे में क्वेश्चन आता है डिसेबिलिटी का, एक हमने अलग से वीडियो बना दिया है, आप सभी देख लीजिएगा कि क्या होती हैं। सामान्य या उसके अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ मंद बुद्धि हो या पिछड़ा वर्ग का हो तभी उसमें अक्षमताएं होंगी, तभी उसमें डिसेबिलिटीज़ होंगी। कभी कभी प्रतिभाशाली बच्चे या जो सबसे ज़्यादा बुद्धि लब्धांक वाले बच्चे होते हैं उनमें भी बुद्धि अधिगम अक्षमताएँ पाई जाती हैं, ठीक है। 23 देखते हैं कि समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालय में सफल हैं जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या होगी। जब लचीली पाठ्यचर्या होगी तभी तो आप उसमें बदलाव कर पाएंगे, है या नहीं है? परिवर्तनशील होगी, परिवर्तनशील का मतलब ही है बदलाव करना। तो इसकी समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में ही सफल होता है जिसमें परिवर्तनशील व लचीली पाठ्यचर्या होती है। 24 की बात करते हैं। 24 देखिए क्या है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ये क्या है? अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। 25 जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है कि उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं, ठीक है। ये नहीं कि उनको देर तक बिठाएं और त्रुटियां लिखवाएं। त्रुटियों में अधिक संशोधन करना चाहिए कि बार बार जो त्रुटियां हो रही हैं आप उनको दोबारा से लिख कर देखिए। ये है एक ऑप्शन, बट सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको चूज़ करना है तो वो आपका सी है कि संशोधन करना चाहिए और जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपका कौन सा है 26 वाला क्वेश्चन।
कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है, पूछा है। तो भावनाओं की आलोचना, ये बिल्कुल भी संबद्ध नहीं है। भावात्मक बुद्धि मतलब भावनाओं को के प्रति जागरूक करना, भावनाओं का प्रबंधन करना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ठीक है। तो भावनाओं का आलोचन आपका नहीं है। 27 है, आकलन की प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? अनुकूलन का स्तर, कि जो कौन है, देविका है, जो उसका जो अनुकूलन का स्तर है वो ऊंचा है, इसीलिए वो क्या है, वो उत्तेजनापूर्ण ऊर्जापूर्ण रहती है। और राजेश का जो अनुकूलन का स्तर है वो कैसा है, वो कम है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो चीज़ों को कम सीख पाता है और हमेशा अनुत्साही रहता है, ठीक है। 28 की बात करते हैं कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो मानवीय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ खाने की वजह से ही स्कूल आ जाते हैं और वो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खाने की वजह से स्कूल उनके माँ बाप नहीं भेजते हैं कि अगर भाई बच्चा हमारा छोटा भी है तो वो कमाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। तो इस वजह से मध्याह्न भोजन लागू किया गया है जिससे हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, ठीक है। तो 29 की बात करते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। ये तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? ये पारिस्थितिकी सिद्धांत से संबद्ध है, ठीक है, कि घर के वातावरण को और उसका महत्वपूर्ण स्थान है, इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जाना चाहिए। ये किसने बोला है? कुर्ट लेविन का सिद्धांत है, याद रखिएगा। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत पूछ लेते हैं, क्षेत्र सिद्धांत किसका है, तो आपको याद होना चाहिए कि कुर्ट लेविन का है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो बच्चे को उस जगह पर बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो, ठीक है। कोई बच्चा जो ज़्यादा शोर कर रहा है या जिसको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है या उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, हम आगे की सीट पर बिठाएं जिससे उसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो सुलझ जाए, वो उसको समझ में आ जाए कि क्या आप करा रहे हैं, क्या आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा और बने रहिए ऐसे ही और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।